इस साल कुछ महीने पहले ही एक जर्मन मैगजीन ने अपने आर्टवर्क को पब्लिश किया था इंडिया के मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बनने पर। यहाँ वे दर्शाना चाहते थे कि इंडिया चाइना से भी अब आगे बढ़ गया है पॉपुलेशन के मामले में। पर इस कार्टून में उन्होंने इंडिया को मॉक किया था। जहाँ पे चाइना बुलेट ट्रेन के साथ में आगे बढ़ रहा था, वह इंडिया के एक नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन को यहाँ पे दर्शाया गया था और ये एक बहुत ही ज्यादा घिनौने तरीके का आर्टवर्क था। अब इस आर्टवर्क के बाद कई इंडियंस रेलवेज को चाइना के रेल सिस्टम से कंपेयर करने लगे और यह मालूम पड़ता है कि चाइना इंडियन रेलवे से बहुत ज्यादा एक्चुअल में आगे है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। पर हम ये सब जानते हैं कि रिसेंट में स्पेशली पिछले 10 सालों के अंदर रेलवेज बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हुई है अपने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन रेलवेज चाइना को ओवरटेक भी कर सकती है फ्यूचर में? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि रेलवेज के फ्यूचर प्लान्स क्या है इस चीज से रिलेटेड, और साथ ही इंडिया चाइना के रेल डेवलपमेंट को कंपेयर करके एनालाइज भी करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि उसके वजह से हमें सपोर्ट मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, और लाइक भी कर देना। आज चाइना भले ही हमसे बहुत आगे है रेलवेज के मामले पर रेलवेज चाइना से पहले इंडिया में आई थी। जहां ब्रिटिश राज ने इंडिया के अंदर साल 1853 में ही पहली ट्रेन चला दी थी, वही चाइना में 1865 में कुछ ब्रिटिश मर्चेंट्स ने पहली रेल लाइन का डेमोन्स्ट्रेशन किया था शिंग डायनेस्टी के रेलवेज के अंदर। लेकिन वो खुद डायनेस्टी इस रेलवे के कंसेप्ट में इंटरेस्टेड नहीं थी, इसके लिए चाइना में रेलवे शुरू होते ही बंद भी हो गए थे। इंडिया ने आजाद होने के बाद में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को सेटअप किया और उस जमाने में ट्रेन्स हो या रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों केसेस में इंडिया वर्ल्ड लेवल पे अच्छे से ग्रो कर रहा था। चाइना के अंदर के रिस्ट्रिक्शंस तब तक हट गए थे, चाइना में भी बहुत बड़ी रिलायंस बन गई थी, पर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के हिसाब से चाइना बहुत पीछे था और इंडिया काफी आगे। तो ये क्या चेंज ऐसा आ गया कि इंडियन रेलवेज बहुत ज्यादा पीछे छूट गई? तो दोस्तों ये सब कुछ जो है ना वो 90s के दौर में होने लगा था, जहाँ कई पब्लिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन और डेवलपमेंट कंपनीज रखने के बावजूद हम कुछ भी इनोवेट नहीं कर रहे थे। वहीं पर 90s के समय पर चाइना डेंग शॉपिंग के लीडरशिप में थी, जिन्होंने साल 1978 में जापान के शिंकानसेन या बुलेट ट्रेन को देखकर चाइना में भी एक हाई स्पीड रेल बनाने का सपना देखा था। तभी चाइना की साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन और स्टेट प्लानिंग कमीशन ने डेंग शॉपिंग के इस प्रपोजल पर काम करना भी शुरू कर दिया, जिसके कारण साल 2007 में ही चाइना में CRH या चाइना रेलवे हाई स्पीड इंप्लीमेंट हो गई, जो कि एक हाई स्पीड रेल लाइन थी और यहाँ 250 किलोमीटर पर आवर से लेके 350 किलोमीटर पर आवर के स्पीड्स पे ये ट्रेन चल सक रही थी। लेकिन हमारे देश के अंदर 110 से 130 की स्पीड अभी भी चलती है। इनफैक्ट दोस्तों ये हालत इतनी बुरी है कि जो पहली राजधानी या शताब्दी ट्रेन चली थी वो खुद 120-130 की स्पीड पे ही चलती थी, और आज इतने दशकों बाद भी हमने इतना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर दिया कि हमारी ट्रेन वैसे भी 110-120 के ऊपर नहीं चल पाती, वो भी हाई क्लास और प्रीमियम मानी जाने वाली ट्रेन के अंदर। हालांकि वंदे भारत गतिमान ट्रेन जो है 160 तक तो पहुंच जाती है, लेकिन हमको उसको पूरे रेलवे के लिए स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ट्रैक्स अपग्रेड नहीं हुए तो कभी भी ट्रेन सक्षम होने के बावजूद उन स्पीड पे नहीं दौड़ पाई। तो क्या रेलवेज के पास में अभी भी अपॉर्चुनिटी बची है या नहीं, वो समझते हैं। पहली बात, रेलवेज जो है वो दो तरीके से रेलवेज को अपग्रेड कर रहा है। पहला ये कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर जितना हो सके उतना सुधार लाओ, दूसरा ये कि एक पूरा नया सिस्टम बनाओ। कैसे समझते हैं? अपग्रेडेशन के बारे में हम सब जानते हैं कि जितने रेलवे ट्रैक्स भारत के अंदर है उनके अंदर कर्व्स हटाना, ये सब चीजें करके जो है 150 से लेके 160 किलोमीटर पर आवर तक पैसेंजर ट्रेन सर्विस चलाने के लिए रेलवेज काम कर रही है। रिसेंटली चाहे वो मुंबई अहमदाबाद हो, मुंबई शिरडी हो, सदर्न के कुछ रूट्स हो या वेस्टर्न रेलवेज के, यहाँ पर हमने कई रूट्स के अंदर रेलवेज को ट्रैक की स्पीड्स एवरेज बेसिस पे बढ़ाते हुए देखा है, और ये बढ़ते ही जाने वाला है फ्यूचर में, लेकिन ये एक लिमिट तक होगा, और ये कहीं ना कहीं पर जो इंटरस्टेट ट्रैवल है उस समय पर ज्यादा काम में आएगा, ना कि बड़े दूरियों पर मौजूद सिस्टम्स के अंदर ट्रैवल करने के लिए। लेकिन रेलवेज कहे या ओवरऑल गवर्नमेंट ये डेडिकेटेड हाई स्पीड रेल लाइंस ओपन करने के लिए काम कर रही है, जो कि अलग अलग पर्पस को सर्व करेगी। फॉर एग्जांपल दिल्ली मेरठ RRTS रेलवेज के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन ये भी एक ट्रेन टेक्नोलॉजी है जो कि ओवरऑल इंडिया के ट्रेन प्रोवाइड्स को दिखाती है। RRTS रेलवे के अंतर्गत अगर बनती तो मे बी इसका हाल थोड़ा कोलकाता मेट्रो जैसा हो जाता, सालों तक का जो रेलवेज के अंतर्गत काम होता है वैसे तरीके का, लेकिन एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होने की वजह से आज RRTS पूरे दुनिया के अंदर वर्ल्ड क्लास लेवल पे बन रही है और इनफैक्ट ऑलमोस्ट बन चुकी है, कभी भी इसका इनॉग्रेशन हो सकता है। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट NHRCL अपने आप में डेवलप कर रही है, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, हालांकि रेलवे से जुड़ी हुई है, लेकिन काम अपना वो खुद से कर सकती है, जो कि एक ब्रांड न्यू सिस्टम बनाएगा रेलवे के टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस के अंदर। इसके अलावा पुणे नासिक रेल लाइन, केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट और बहुत रिसेंटली अप्रूवल के लिए भेजा गया मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ये ऐसी ट्रेन होंगी जो 200 या उसके आगे की स्पीड पे चल पाएगी, जिसके वजह से हमें एक पैरेलल सिस्टम डेवलप होता हुआ नजर आएगा, जहां पर हमारी नॉर्मल रेलवे जो है 160-200 तक की स्पीड पे चलेगी, जबकि 200 के आगे ब्रांड न्यू
कमीशन और ब्रांड न्यू सिस्टम्स के अंतर्गत बने ट्रेन हमें चलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद में फ्यूचर प्लान्स की अगर हम बात करें जो अभी तक ऑन पेपर ही है, तो हमें जो मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर है वो नॉर्दर्न साइड में डेवलप होता हुआ नजर आ सकता है, दिल्ली तक सदर्न साइड में डेवलप होता हुआ नजर आ सकता है, पुणे तक इसको एक्सपांड किया जाएगा। बाद में वाराणसी और वेस्ट बंगाल कनेक्शंस भी देखने मिल सकते हैं, जिसकी वजह से होगा ये कि जापानीज कंपनी से हम कोलैबोरेट करते हुए बुलेट ट्रेन की जो 320 या उसके आगे वाली स्पीड होती है वहां से हम देश के मेजर शहरों को कनेक्ट कर लेंगे। चाइना ने भी जापान से ही ट्रेन को देखकर इंस्पिरेशन ली थी। चाइना के पास जो बुलेट ट्रेन है वो कुछ वर्जन ऐसे है जो उन्होंने डेवलप खुद किए हैं और वो जापान की ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड में चलती है। और चाइना मैग्लेव जैसे ट्रेन को भी होस्ट करती है जो दुनिया की सबसे ज्यादा स्पीड रखने वाली ट्रेन है। इंडिया में बुलेट ट्रेन को पॉपुलर होने के लिए अभी भी काफी टाइम है और होने के बाद भी वो 320 तक की स्पीड पे चलाई जाएगी। लेकिन अगर ऑनेस्टली कहे तो 30-40 साल के बाद के फ्यूचर में भी इंडियन रेलवे ऑनेस्टली किसी भी सूरत में चाइना को ओवरटेक नहीं कर पाएगी। लेकिन क्या ये बुरी बात है? जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आने वाले 30-40 सालों के अंदर पॉसिबिलिटी है कि रेलवेज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड, इन टर्म्स ऑफ हाई स्पीड लाइंस एंड सिटी कनेक्टिविटी, एफिशिएंसी चाइना के मुकाबले में या उनसे आगे भी पहुंच जाए। लेकिन जितना नेटवर्क चाइना ने फैला दिया है रेलवेज का, उतना इंडिया के अंदर फैलाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। पहली बात यह कि चाइना का लैंड साइज इंडिया से 3 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से उनके पास में जमीन भी बहुत ज्यादा पड़ी है रेलवे लाइंस को बनाने के लिए। इसके अलावा चाइना के बहुत एरियाज ऐसे थे जहां पर नॉर्मल रेलवे लाइंस एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जिसके कारण यहाँ पर ब्रांड न्यू लाइन बनाना, ब्रांड न्यू कनेक्टिविटी देना था। लेकिन कई एरियाज के अंदर ऐसी जगह है जहां पर छोटे डिस्टेंसेस के बीच में भी डेंस रेलवे नेटवर्क अवेलेबल है, जिसके कारण एक ब्रांड न्यू लाइन बनाना यहाँ पर डबल चीजें एक ही जगह को देने जैसा होगा, जो ज्यादा पॉपुलेशन को सर्व नहीं कर पाएगा, जिसके कारण यहाँ पे लाइंस बनाने का सेंस नहीं बनता। लेकिन एक और दिक्कत जो चाइना ने खुद की है वो ये है कि चाइना के अंदर रेलवे लाइंस इतनी ज्यादा अंधाधुंध स्पीड पर बना दी गई है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पर अब वो उनके लिए बर्डन बन गई है। कर्ज लेते हुए, गवर्नमेंट बैंक से पैसा उठाते हुए इतनी लाइंस ऐसे ऐसे जगहों पर बनी है जहाँ पर दिन में कोई 1% भी स्टेशन को यूज नहीं कर पाता। हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट बोलती है कि आगे के फ्यूचर के लिए ये बहुत काम में आएगी, लेकिन करेंटली ये बहुत बड़े लॉसेस झेल रही है और इनकी वायबिलिटी के ऊपर इश्यूज है। इंडिया ये सेम गलती नहीं कर सकता। ऑब्वियसली हम एक छोटे नेशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पावर, तो हमें कहीं ना कहीं पर चीजें एफिशिएंटली करने की जरूरत है और इसलिए इंडिया फालतू की लाइंस नहीं बनाएगा जहां पर उनको बहुत बड़े बड़े लॉसेस देखने को मिलेंगे चाइना के जैसे। इंडिया के बजट्स और उनके बजट्स में डिफरेंस है, जिसके वजह से इंडिया में जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स भी बनेंगे वो एक्चुअल में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी रूट्स पर ही बनेंगे। हमें अंधाधुंध नेटवर्क बनता हुआ नजर नहीं आएगा जैसा चाइना ने बनाया है। और अगर हम वैसे भी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो आज इंडिया में हाई स्पीड रेल लाइन से ज्यादा फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने में हम बिजी है। फ्यूचर में इंडिया के पास में 6 फ्रेट कॉरिडोर होंगे जिनमें पैसेंजर्स नहीं होंगे। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वैसे भी रेडी होकर ऑपरेशन अपना शुरू कर चुके हैं। मेजर कंस्ट्रक्शन का पार्ट जो है वो हो गया है। ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, नॉर्थ साउथ ये डीएफसी हालांकि अप्रूव हो गए हैं, लेकिन ये फ्यूचर में भी बनना जब शुरू होंगे तो रेलवे टेक्नोलॉजी ओवरऑल एक देश कितने अच्छे से रेलवेज का इस्तेमाल कर पाता है उसके अंदर हम कहीं पर भी ग्लोबल स्टैंडर्ड से पीछे नहीं होंगे। इनफैक्ट अगर यूएसए की बात करें तो पैसेंजर ट्रेन सर्विस इनके यहाँ पे भी पैथेटिक है, लेकिन वहाँ का जो फ्रेट नेटवर्क है ये कहीं पे भी दुनिया में कोई कम्पीट नहीं कर सकता। आज यूएसए जैसे सुपर पावर के अंदर भी हाई स्पीड रेल नहीं है। इनफैक्ट वो अपनी स्पीड पे बना भी नहीं पा रहे। उनका कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट दशकों से अटका पड़ा है। लेकिन जो प्राइवेट डिलीवरी कंपनीज है, ट्रांसपोर्टेशन ओन किए जाने वाली कंपनीज है, ये ट्रैक्स को एफिशिएंटली इस्तेमाल करती है, जो कि उनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी है। तो इसीलिए इस वीडियो के कंक्लूजन को 2 तरीके से देखने की जरूरत है। एक ये कि स्पीड के मामले में, नेटवर्क के मामले में हम थोड़ा बहुत पीछे रहने के हिसाब से अपना फ्यूचर देख सकते हैं, लेकिन रेलवेज का यूज, क्वालिटी, एफिशिएंसी, इन चीजों के सबसे 30-40 साल में हम चाइना या उनसे आगे भी बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी होगी। अपनी ओपिनियंस हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और मिलेंगे अगले वीडियो में।